हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की पॉलिटी की बुक का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि प्रसिद्ध संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध संघर्ष और आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर्स वी डिस्कस्ड वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी and how different tiers of government and various social groups share power। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है कि कैसे पावर शेयरिंग यानी कि शक्ति का जो बंटवारा है वो ज़रूरी है। ठीक है, किसमें? प्रजातंत्र में। शक्ति का बंटवारा मतलब मेजोरिटी में, माइनॉरिटी में, अलग अलग कास्ट में, रिलीजन्स में, इनमें सभी में शक्ति का बंटवारा बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, एंड हाउ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो अलग अलग स्तर हैं सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह होते हैं इसमें, और वेरियस सोशल ग्रुप शेयर पावर, कैसे अलग अलग टायर्स गवर्नमेंट के और अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं वो कैसे शेयर करते हैं पावर को। इन दिस चैप्टर वी विल कैरी दिस डिस्कशन फर्दर एंड सी हाउ दिस दोज हु एक्सरसाइज पावर आर कॉन्स्ट्रेन्ड बाय द इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दैम। अब इस चैप्टर में हम आगे चलेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि जो जिनके पास पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक है, वो कैसे कॉन्स्ट्रेंट यानी कि उनके ऊपर कैसे सीमा लगा दी जाती है। ठीक है, कैसे उनको नियंत्रित कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? प्रभाव जो उन पर पड़ता है या दबाव, प्रेशर जो उन पर पड़ता है बाहर से। ठीक है, यानी कि जिन लोगों के पास पावर होती है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस और प्रेशर जब आता है तो वो कॉन्स्टेंट यानी कि सीमित हो जाते हैं, वो फ्रीली अपना यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, पावर को। डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट्स। अब डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र में तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, टकराव तो होंगे ही। किसको लेकर के? इंटरेस्ट, हितों को लेकर के, और व्यू पॉइंट्स को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के। अब जैसे पार्टीज़ की विचारधारा ले लो तुम, बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की अलग है, बीएसपी की अलग है। इंटरेस्ट को देख लो, हर किसी के, अमीर के इंटरेस्ट अलग है, गरीबों के इंटरेस्ट अलग है। ऐसे ही जो बच्चे पढ़ते हैं उनके इंटरेस्ट अलग हैं, टीचर्स के इंटरेस्ट अलग हैं, सभी की अलग अलग विचारधारा है, सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो डेमोक्रेसी में तो होता ही है जिस, ठीक है, दैट दीज डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वेज। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, अलग अलग जो मत होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, भिन्नताएं होती हैं, इनको बहुत ही संगठित तरीकों से जो है अभिव्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तरीके से, प्रॉपर तरीके से। Those who are in power are required to balance these conflicting demands and pressures। और जिनके पास शक्ति होती है, पावर यानी कि जो गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो टकराव हैं या संघर्ष हैं, इनको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। अलग अलग जो डिमांड्स होती हैं, ठीक है, मांगे होती हैं, और जो दबाव होते हैं अलग अलग लोगों के, उनको संतुलित करने का काम करते हैं ये लोग जो पावर में होते हैं। We begin this chapter with a discussion of how struggles around conflicts, demanding and pressure shape democracy। हम एक इस चैप्टर से में ये डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रगल, संघर्ष जो होते हैं, जो कि अलग अलग डिमांड्स की वजह से होते हैं, अलग अलग मांगों की वजह से होते हैं, वो कैसे डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को आकार देते हैं, शेप देते हैं। यानी कि डिमांड्स और प्रेशर्स जो होते हैं वो कैसे डेमोक्रेसी को आकार देते हैं, कैसे डेमोक्रेसी को इवोल्व होने में मदद करते हैं। This led to an analysis of the different ways and organization through which ordinary citizen can play a role in democracy। इसमें हम ये भी देखेंगे अलग अलग तरीके, ठीक है, डिफरेंट वेज और संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मदद से जो साधारण एक जो नागरिक होता है क्या भूमिका निभाता है एक प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में। यानी कि अलग अलग रास्ते और अलग अलग संगठनों की मदद से एक आम नागरिक क्या भूमिका निभाता है प्रजातंत्र में। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द इनडायरेक्ट वेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि राजनीति को प्रभावित किया जाता है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा, और मूवमेंट्स जो होते हैं अलग अलग, यानी कि जो आंदोलन, इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया।
तो प्रसिद्ध जो संघर्ष हुए हैं नेपाल में और बोलिविया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड? वी स्टडीड इट लास्ट ईयर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। तो क्या आपको याद तो होगा ही कि कैसे पोलैंड में प्रजातंत्र की जीत हुई थी, ठीक है, हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। द स्टोरी रिमाइंडेड अस अबाउट द रोल प्लेड बाय द पीपल इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमें याद आया होगा उसमें कि कैसे लोगों ने भूमिका निभाई थी प्रजातंत्र के विकास में या प्रजातंत्र को लाने में पोलैंड के अंदर। लेट अस रीड 2 रिसेंट स्टोरीज ऑफ दैट काइंड एंड सी हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड इन डेमोक्रेसी। चलिए अब देखते हैं पिछली दो कहानियाँ अभी रिसेंटली जो हुई उनके बारे में, और ये देखेंगे कि कैसे जो शक्ति है वो डेमोक्रेसी में उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेपाल में आंदोलन जो चला प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, उसमें पढ़ लेते हैं पहले। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। तो नेपाल ने जो है एक बहुत ही असाधारण जो मतलब पॉपुलर मतलब फेमस मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ 2006 में। द मूवमेंट वॉज एम्ड एट रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी। ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, ये दोबारा से प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए था, रिस्टोर करने के लिए था, वापसी लाने के लिए, डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए था। नेपाल, यू माइट रिकॉल, वॉज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट हैड वोन डेमोक्रेसी इन 1990। नेपाल, जैसा कि आपको याद होगा, या जो है प्रजातांत्रिक देश बना 1990 में, और ये थर्ड वेव कंट्रीज थी। पहली वेव जो आई थी वो 1920s में आई थी प्रजातांत्रिक की, ठीक है। दूसरी वेव जो आई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी, और थर्ड वेव जो आई थी वो 1970s में आई थी, जो कि 1990s तक चली थी। तो नेपाल इस थर्ड वेव में डेमोक्रेसी बना था, ठीक है। ऑल्दो द किंग फॉर्मली रिमेन्ड द हेड ऑफ द स्टेट, द रियल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय पॉपुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हालांकि फॉर्मली जो राजा जो था वो राज्य का, नेपाल का मुखिया था, पर जो मेन जो शक्ति थी, रियल जो पावर थी, वो किसके द्वारा मतलब चलाई जाती थी? वो जो चुने हुए मतलब प्रतिनिधि थे, चुने हुए नेपाल की जनता के द्वारा, उनके द्वारा चलाई जाती थी। राजा सिर्फ था नाम का, ठीक है। किंग वीरेंद्र, हु हैड एक्सेप्टेड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, was killed in a mysterious massacre of royal family in 2001। जो किंग वीरेंद्र थे नेपाल के, उन्होंने ये जो बदलाव था एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र से, ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र में जो बदलाव था वो जो है वो आसानी से मान लिया था, पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक बहुत ही जो मतलब आपस में राजघराना जो था नेपाल का, उसमें गोलीबारी हुई थी, उसमें उनकी मौत हो गई थी 2001 में, ठीक है। किंग ज्ञानेंद्र, द न्यू किंग ऑफ नेपाल, वाज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल। अब जो नए राजा बने ज्ञानेंद्र, वो तैयार नहीं थे डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि राजा वीरेंद्र ने तो मान लिया था कि भाई ठीक है डेमोक्रेसी है, अच्छी बात है, पर जो नए राजा बने 2001 के बाद, उन्होंने डेमोक्रेटिक रूल के लिए तैयार नहीं थे। He took advantages of the weakness and unpopularity of the democratically elected government। तो जो किंग ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया किसका? जो कमजोरी थी, जो चुने हुए प्रतिनिधि या सरकार थी, उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी अनपॉपुलर हो गई थी, ठीक है, लोगों के बीच में, तो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया राजा ने। In February 2005, the king dismissed the then prime minister and dissolved the popularly elected parliament। और 2005 फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया? प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट था, चुना हुआ जो संसद थी, उसको भंग कर दिया, मतलब कि मनमर्जी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसको तो डेमोक्रेटिक रूल अच्छा नहीं लग रहा था ना। The movement of April 2006 was aimed at remaining popular control over the government from the king। अब 2006 में जो मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, वो यही था कि राजा ज्ञानेंद्र से जो है दोबारा से प्रजातंत्र जो है कंट्रोल लेना सरकार का, ठीक है, उनके हाथ से ये कंट्रोल लेना, क्योंकि लोगों को ये जो डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था ज्ञानेंद्र की तरफ से, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों ने 2006 में आंदोलन कर दिया। All the major political parties in the parliament formed a 7-party alliance
एंड कोल्ड फॉर ए 4 डे स्ट्राइक इन काठमांडू द कंट्रीज कैपिटल। तो जितनी भी प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियां थी नेपाल में, उन्होंने सारी एकजुट हो गई और एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया 7 पार्टी अलायंस, और 4 दिन की स्ट्राइक हड़ताल की घोषणा कर दी इन्होंने काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। दिस प्रोटेस्ट soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgents and various other organizations joined hand। अब ये जो विद्रोह था, प्रोटेस्ट था, ये जल्दी ही एक अनिश्चितकालीन जो हड़ताल थी उसमें बदल गया, और इस विद्रोह में माओवादी जो थे, ठीक है, जो संघर्ष कर रहे थे, और दूसरे जो संगठन थे ये भी मिल गए, यानी कि 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट, ठीक है, ये विद्रोही जो माओइस्ट थे और जो दूसरे संगठन थे नेपाल के, वो सब मिल गए किसके खिलाफ? राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ, ठीक है। पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट्स। लोगों ने कर्फ्यू को जो वॉयलेट करना शुरू कर दिया और गलियों में आने लगे। The security forces found themselves unable to take on more than 1 lakh people who gathered almost every day to demand restoration of democracy। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, पुलिस वगैरह, ठीक है, उनके लिए असंभव हो गया कि 1 लाख लोगों को कंट्रोल करना, जो कि रोज़ जो है डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन यानी कि प्रजातंत्र की वापसी के लिए विद्रोह कर रहे थे। द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स रीच्ड बिटवीन 3 and 5 lakhs ऑन 21 अप्रैल एंड दे सर्व्ड एन अल्टीमेटम टू द किंग। अब ये जो 1 लाख लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इनकी संख्या 3 से 5 लाख के बीच में हो गई 21 अप्रैल तक, ठीक है, और इन्होंने राजा को अल्टीमेटम यानी कि वार्निंग, चेतावनी दे दी, ठीक है, कि जल्दी डेमोक्रेसी बहाल कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। और जो लीडर्स थे, नेता थे जिस आंदोलन के, इन्होंने राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा दिए गए कुछ कंसेशंस, ठीक है, रियायतें, वो बिल्कुल मना कर दी, ठुकरा दी, ठीक है। दे स्टक टू देयर डिमांड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो नेता थे, ठीक है, उनकी डिमांड ये थी, मांग ये थी कि दोबारा से संसद को जो है पुनर्स्थापित किया जाए, ठीक है, जो बर्खास्त कर दिया था उसको दोबारा से स्थापित किया जाए, जो सरकार बने वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट की बने, और एक नई संविधान सभा का निर्माण हो, ठीक है, उनकी ये मांगे थी। यानी क्या मांगे थी? नई संविधान सभा का निर्माण, ऑल पार्टी गवर्नमेंट को पावर दो, और रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑन 24 अप्रैल 2006, द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम, द किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल द 3 डिमांड्स। 24 अप्रैल 2006 जो आखिरी दिन था अल्टीमेटम का, वार्निंग का, उस दिन राजा जो है मजबूर हो गया और उसने तीनों जो डिमांड्स थी वो मान ली। द 7 पार्टी अलायंस चूज गिरिजा प्रसाद कोइराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। जो 7 पार्टी अलायंस था उसने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना नया प्रधानमंत्री जो है चुन लिया अंतरिम सरकार का, ठीक है। द रेस्टोर्ड पार्लियामेंट met and passed laws taking away most of the powers of the king। तो दोबारा से जो पार्लियामेंट जो स्थापित हुआ, ठीक है, जो कि भंग कर दिया गया था, उसने कानून बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि ज़्यादातर जो पावर थी वो किसको दे दी गई? वो ज़्यादातर पावर जो है वो छीन ली गई, ठीक है, राजा की। द एसपीए एंड द माओइस्ट केम टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गोइंग टू बी इलेक्टेड। जो एसपीए 7 पार्टी अलायंस था और जो माओवादी थे उनके बीच में एक समझौता हो गया, सहमति बनी कि कैसे नई संविधान सभा जो है वो चुनी जाएगी। इन 2008 द मोनार्की वाज एबोलिश्ड एंड नेपाल बिकेम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2018 में जो प्रजातंत्र था उसको हटा दिया गया, भंग कर दिया गया, और नेपाल एक संघीय प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया, फेडरल संघीय डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक और रिपब्लिक गणतंत्र। इन 2015 इट अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 2015 में एक नया संविधान उन्होंने अडोप्ट किया। द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो संघर्ष था नेपाली लोगों का, ये एक इंस्पिरेशन बना, यानी कि एक प्रेरणा स्रोत बना जितने भी प्रजातंत्र के फेवर में थे लोग पूरी दुनिया में, उनके लिए, ठीक है। माओइस्ट देख लेना, दोज कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ द लीडर ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। माओइस्ट वो होते हैं जो कि माओ जो एक साम्यवादी था उसकी विचारधारा में जो विश्वास करते हैं, ठीक है। दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू एन आर्म्ड रेवोल्यूशन सो एज टू एस्टेब्लिश द रोल ऑफ पीजेंट और वर्कर्स। इनकी ये मानना है कि गवर्नमेंट को उखाड़ दो, फेंक दो, और जो रूल हो, शासन हो, वो
किसानों का और वर्कर्स का हो। ठीक है, ये बात याद रखना। आज की वीडियो में इतना ही।